आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज। इसमें है इस्टेब्लिशिंग ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन चेक करेंगे। अगर हम लोग को पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पता है, तो हम लोग उसके बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इफ़ वी नो any physical quantity tt depends on other factors का मतलब जो फैक्टर होगा वो भी फिजिकल क्वांटिटी ही होगा। फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, अदर फिजिकल क्वांटिटीज, देन we can deduce the relation among them उनके बीच का हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, यही कहते हैं। तो अगर हम लोग को पता होगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे, तो वो सबका रिलेशन निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन पता कर सकते हैं कि क्या होगा। तो मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। एग्जांपल में है इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम depends upon the mass of bulb m, length of string l, and acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इस पे डिपेंड करता है। देन फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, जो t से डिनोट किया जाता है। ठीक है, t से मान लो। तो हम लोग निकालेंगे इसको इस तरह कि यहाँ पे कह रहा है कि सॉल्यूशन देखो इसका ये हो जाएगा, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम पीरियड is t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉब m। तो मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ स्क्वायर है, क्या है नहीं पता। तो मान लेते हैं कि मास पे पावर a है और t जो है वो l पे पावर b, जो स्ट्रिंग का लेंथ है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पे पावर b है, और g जो ग्रेविटी है उस पे पावर c है। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m पे पावर a, l पे पावर b, g पे पावर c। तो t इक्वल टू k, m पे पावर a, l पे पावर b और g पे पावर c। अब देखो ये जो k है तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, और k जो है डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा क्वांटिटी। तो ये हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो है पर डायमेंशन लेस है, इसलिए यहाँ पे ले रहे हैं। ये इसका वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 1, 2 पाई 3 पाई ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसीलिए
ये डायमेंशन लेस कहेंगे। ये कोई फिजिकल कांस्टेंट नहीं है। फिजिकल कांस्टेंट होता है तो जिसके विस्कस कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे वैसा कुछ क्वांटिटी नहीं है, ये जनरल कांस्टेंट है जिस डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ये हो जाएगा डायमेंशन जो लेफ्ट साइड होता है वही राइट साइड भी होता है। इसका मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है ना कि डायमेंशन जो होगा वो लेफ्ट साइड जो होगा वही राइट साइड होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इक्वेट उसी को कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो, है ना। तो यहां से लेफ्ट साइड डायमेंशन और राइट साइड डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी जो टाइम पीरियड है उसका डायमेंशन इक्वल टू इधर लेफ्ट साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट साइड जो होगा वो उसका डायमेंशन बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां से टाइम पीरियड, ये है टाइम पीरियड इक्वल टू के का कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसका तो वैल्यू ऐसे भी हट जाएगा। सिर्फ मास का डायमेंशन, मास पे पावर ए, एल पे पावर बी और जी पे पावर सी हो जाएगा। अब दोनों साइड जब कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे डायमेंशन को, तो देखो ये इधर टाइम पीरियड हो गया टी, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है, ये टाइम पीरियड था, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन उसका लिख चुके हैं टी। अब इक्वल टू यहाँ पे मास का डायमेंशन हो जाएगा m टू द पावर a, लेंथ का l हो जाएगा l टू द पावर b और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g t टू द पावर -2 पे पावर c, ये वैल्यू होगा। तो t इज इक्वल टू m पे पावर a, सबको एक साथ लिख लो, l पे पावर b और यहाँ l पे पावर c और t टू द पावर -2c। तो यहाँ से t का डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो m पे पावर a, l पे पावर b प्लस c यहाँ से हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग b प्लस c और t पे पावर -2, तो t टू द पावर -2c। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही हम लोग लेके चल रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में दोनों साइड का डायमेंशन बराबर होता है, मतलब डायमेंशन का होता है पावर होता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो यहाँ पे देखो और भी इसको अगर इक्वेट कर सकते थे तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1 इक्वल टू m पे पावर a, l पे पावर b प्लस c और t पे पावर -2c। यहां से दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो देखो a इक्वल टू 0, डायमेंशन को इक्वेट करना है ना, तो डायमेंशन इधर का डायमेंशन इक्वल टू उधर का डायमेंशन दोनों साइड का। तो डायमेंशन क्या होता है, फंडामेंटल पे जो पावर होता है वही होता है डायमेंशन। तो a इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0 और -2c इक्वल टू 0। तो यहां से लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हम लोग को 0 पता चल गया, c का वैल्यू भी 0 है। देखो सॉरी c -2c इक्वल टू 1 है ना, -2c इक्वल टू 1। देखो a का वैल्यू 0, m पे पावर दोनों का इक्वेट किए, l पे पावर जो था दोनों साइड इक्वेट किए और t पे पावर जो है वो दोनों इक्वेट करेंगे तो -2c इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे निकाल सकते हैं, देखो 2c, तो c इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में रख देंगे तो b प्लस सी हम लोग को पता है कि b प्लस सी क्या है 0 और b c का वैल्यू -1/2 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू भी हो गया 1/2। तो क्या वैल्यू आ गया, a का वैल्यू 0 है यहाँ से, c का वैल्यू -1/2 और b का वैल्यू 1/2। तो अब जो वैल्यू आएगा यहाँ से इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे a b c का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखो t का वैल्यू क्या है, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है क्या, t इक्वल टू के m पे पावर a, l पे पावर b और t पे पावर
सॉरी जी पे पावर सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू -1/2 और बी का वैल्यू 1/2, तो सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। टी इक्वल टू के एम पे पावर 0, एल बी का वैल्यू है 1/2 और जी सी पे पावर -1/2। तो यहाँ से जब टी का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा के, और ये देखो एल पे पावर 1/2 बाय ये माइनस पावर है तो जी पे पावर 1/2 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू के रूट एल बाय रूट जी, तो ये टी का वैल्यू हो गया के रूट अंडर एल बाई जी, है ना, ये हो जाएगा। और के जो टर्म है तुम्हारा ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते डायमेंशन से, तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, डायमेंशन से नहीं निकाल सकते। पर एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है, बाय एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां से जो के का वैल्यू आता है 2 पाई आता है, ये डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही निकाल सकते हैं। तो टी का वैल्यू जो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है, ये हो जाता है। तो इस तरह का हम लोग और भी क्वेश्चन देखो कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है कि फोर्स, इफ फोर्स, टाइम एंड वेलोसिटी आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जिसको हम लोग m से डिनोट करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में हो जाएगा कि ये ऑफ मास, मास का, ठीक है, ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास इज डिपेंड्स ऑन, या फिर एक्सप्रेशन फॉर मास, मास इज डिपेंड्स ऑन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिपेंड कर रहा है किस पे? फोर्स पे। तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स पे पावर कुछ a, क्योंकि डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम पहले ही बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी एक और एग्जांपल वहाँ पे लिए थे। तो उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे, मास पे पावर सॉरी मास प्रोपोर्शनल टू f पे पावर a, प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर b जो टाइम है, और प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पे पावर c। तो मास प्रोपोर्शनल टू f पे पावर a, t पे पावर b और v पे पावर c। यहाँ से मास का वैल्यू निकालेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो k हो जाएगा, और f पे पावर a, t पे पावर b और v पे पावर c। और हम लोग को पता है कि k क्या है? कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस है, ये इक्वेशन 1 मान लिए। और बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मास का डायमेंशन, लेफ्ट साइड जो डायमेंशन होगा वो राइट साइड जो डायमेंशन होगा उसके बराबर हो जाएगा, पावर सी। ये तो k का डायमेंशन तो होगा ही नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे लेंगे हम लोग m का डायमेंशन इक्वल टू k का डायमेंशन नहीं होगा, f पे पावर a, t पे पावर b और v पे पावर c, सबको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, या फिर ऐसे लिख लो, f पे पावर a, t पे पावर b और v पे पावर c, इस तरह। और दोनों साइड का जब डायमेंशन इक्वेट करेंगे तो देखो इधर मास का डायमेंशन m होता है और फोर्स का डायमेंशन m l t टू द पावर -1 पे पावर a, और t टाइम है, टाइम पीरियड का डायमेंशन टाइम ही रहेगा t पे पावर b, और वेलोसिटी l t टू द पावर -1 इस पे पावर c। तो m हो गया तुम्हारा m l पे पावर 0, t पे पावर 0, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। और m यहाँ पे m पे पावर a, l पे पावर a और t पे पावर माइनस है, सॉरी यहाँ पे -2 होता है इसका, तो -2a हो जाएगा, -2a, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है -2t, -t टू द पावर -2, ये इंटू टी टू द पावर यहाँ पे b है तो t टू द पावर b। फिर a लिखेंगे
L टू द पावर C और T टू द पावर माइनस C, सब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से m पे पावर 1 तो है ही, L पे पावर 0 है और T पे पावर 0 है, m पे पावर तो 1 ही है। तो इक्वल टू यहाँ पे m पे पावर a, L पे पावर देखो a प्लस c, ये L और ये L बस, और T टू द पावर माइनस 2a प्लस b और माइनस c, ये डायमेंशन हो जाएगा। तो अब पावर दोनों साइड इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों की तरफ का जो डायमेंशन है वो इक्वल है। तो a इक्वल टू 1, a प्लस c इक्वल टू 0, a पावर इसके बराबर और ये इसके पावर इसके बराबर, t पे पावर t के पावर के बराबर। तो माइनस 2a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू यहाँ से 0 1 आ गया, हम लोग को पता चल गया है। यहाँ से c का वैल्यू अगर निकालेंगे तो माइनस a, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू, a का वैल्यू 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा वैल्यू, c का वैल्यू माइनस a आ गया। और अब इससे निकालेंगे हम लोग b का वैल्यू, तो देखो माइनस 2, a का वैल्यू कितना है 1 इंटू 1 प्लस b और माइनस c का वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो माइनस 2 प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे मास का, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये m इक्वल टू के एफ पे पावर a, t पे पावर b और v पे पावर c। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m इक्वल टू के एफ पे पावर a, t पे पावर b और v पे पावर c। वैल्यू पुट कर दो और वहाँ से फिर वैल्यू आ जाएगा। तो m इक्वल टू के एफ पे पावर a मतलब 1, t पे पावर b का वैल्यू भी 1 तो t का t ही रह जाएगा, वेलोसिटी पे पावर माइनस 1 क्योंकि c का वैल्यू माइनस 1 आया है, ये हो जाएगा। तो मास का जो एक्सप्रेशन आ गया के एफ टी बाई वी। और यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये फंडामेंटल यूनिट होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया फोर्स, टाइम और वेलोसिटी। मास का डायमेंशन क्या होगा, तो मास का डायमेंशन इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मास ये हो जाएगा तुम्हारा m इज इक्वल, m का डायमेंशन इक्वल टू एफ टी और v पे पावर माइनस 1 का डायमेंशन। k तो डायमेंशन लेस ही है तो ये हट ही जाएगा, डायमेंशन नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल। ठीक है, बॉल के मास, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी का बॉल। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो इसका एक्सप्रेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग के से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे के ई से भी डिनोट किया जाता है या के से, इज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पे पावर ए, वेलोसिटी पे पावर बी और डिस्प्लेसमेंट पे पावर डी पे पावर सी, ये वैल्यू हो जाएगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू, ये के तुम्हारा दूसरा हो गया, ये कांस्टेंट के हो गया, यहाँ पे हम लोग के वन भी मान सकते हैं या काइनेटिक एनर्जी को ही तब के ई मान लो, है ना, के ई। तो ये हो गया तुम्हारा के ई इक्वल टू के, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के एम पे पावर ए, वी पे पावर बी और डी पे पावर सी, ये इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो।
अब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वेट करेंगे, डायमेंशन बराबर होना चाहिए, उसी को इक्वेट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन बराबर हो। इसीलिए यहां से डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के एम पे पावर ए, वी पे पावर बी और डी पे पावर सी। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन इक्वल टू के का डायमेंशन तो होता नहीं है, मास पे पावर ए का मास का डायमेंशन पे पावर ए, भी वेलोसिटी का डायमेंशन पे पावर बी और डिस्प्लेसमेंट डी के डायमेंशन पे पावर सी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, या किसी भी एनर्जी या वर्क का जो डायमेंशन होता है सेम ही होता है, इक्वल टू मास का डायमेंशन एम पे पावर ए, है ना। अब वेलोसिटी है वी, वी का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1 पे पावर बी, और डायमेंशन ये डिस्प्लेसमेंट हो गया डी, तो डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से मेजर किया जाता है एल सी, मीटर से मेजर किया जाता है, लेंथ के जैसा होता है। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 इक्वल टू एम पे पावर ए, एल पे पावर बी और टी टू द पावर -b यहां से हो जाएगा, और एल पे पावर सी देखो, तो यहां से मास एम एल पे पावर 2 टी टू द पावर -2 इज इक्वल टू एम पे पावर ए, एल पे पावर बी प्लस सी और टी टू द पावर -b, ये वैल्यू आया, है ना। तो यहां से दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों साइड का पावर, तो डायमेंशन इक्वल हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1, मास पे पावर 1 है यहाँ पे, और b प्लस सी इज इक्वल टू 2 है डायमेंशन, और b इक्वल टू -2 है। तो देखो यहाँ से a का वैल्यू तो हम लोग को पता चल गया, b का वैल्यू भी पता चल गया, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू 2। अब c का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो b प्लस सी इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस सी इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू 0 आ गया, है ना। तो c का वैल्यू 0 आ जाता है। अब जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के एम पे पावर ए, वी पे पावर बी और डी पे पावर सी, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के एम पे पावर ए, वी पे पावर बी और डी पे पावर सी। तो वैल्यू लिख दो ए बी सी का वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया के एम पे पावर ए का वैल्यू 1, तो वही छोड़ देंगे, वी पे पावर बी का वैल्यू 2 है, तो वी स्क्वायर हो जाएगा, डी पे पावर सी है, सी का वैल्यू 0 आया है, तो 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ जाएगा के इक्वल काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू, है ना, इक्वल टू के एम वी स्क्वायर, सी का वैल्यू तो 0, ये वैल्यू हो गया। पर जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये जो k का वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो 1/2 आता है, ठीक है। ये डायमेंशन से हम लोग नहीं निकाल सकते, हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, जिस तरह हम लोग टाइम पीरियड का बताए थे 2 पाई k का वैल्यू, वैसे यहाँ पे वैल्यू 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम लोग ये टर्म नहीं निकाल सकते कांस्टेंट टर्म, लेकिन हम लोग डायमेंशनल करेक्ट कर सकते हैं एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में 4th यूज पढ़ेंगे डायमेंशन का।